हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर कोचिंग क्लासेस। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस पर, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था। कोरोना वायरस के पॉइंट पर वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, मतलब किस तरीके से एक्चुअली वो फैलता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट जो दिया है यहाँ पर दिया है, लिखा हुआ है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और उसके आगे लिखा हुआ है एयर। मतलब ड्रॉपलेट, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट अगर गिरते हैं और उस ड्रॉपलेट के अंदर वायरस हो तो वो क्या करेगा, हमको इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है ना। किसके थ्रू कर सकता है? एयर के थ्रू कर सकता है, क्योंकि एयर ही के थ्रू ज़्यादातर ये वायरस फैल रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिजिकल कांटेक्ट। अगर फिजिकल कांटेक्ट हो, अगर दो पर्सन के बीच में आप देख सकते हो, तो उसके थ्रू भी ये वायरस जो है फैलता है। ठीक है ना। और उसके आगे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मतलब एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसा आप देखते हो, क्या अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को जैसा ब्लड डोनेट करता है, ये बॉडी फ्लूइड जो होता है ये डोनेट कर रहा है, तो जिस पर्सन को डिसीज है, बीमारी है, कोरोना वायरस है, अगर जिसको नहीं है वो उसको देता है तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। या फिर हो सकता है क्या हम जो है इन्फेक्टेड हो और हमने किसी और को ब्लड डोनेट किया एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो पर्सन क्या हो सकता है, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना वायरस का। ठीक है ना। और या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या सामने वाला जो इन्फेक्टेड हो और उससे हम अगर ब्लड ले रहे हो या फ्लूइड ले रहे हो, ब्लड बॉडी फ्लूइड ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस आ सकता है। ठीक है ना, कोरोना वायरस। ओके। बाद में दिया हुआ है कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस। अगर कोई पर्सन जिसको इन्फेक्शन था और वहाँ पर उसके ड्रॉपलेट्स गिरे हैं और हमने उस ऑब्जेक्ट पर हाथ लगाए हैं, या हमारी बॉडी का कोई पार्ट लगा है और वो बॉडी के पार्ट पर अगर ये वायरस लग जाता है, तो वो हमारे, आपको पता होगा, ये इसके बारे में बहुत बातें चल रही है कि ये जो है हमारे माउथ के जरिए या नोज के जरिए या आँख के जरिए हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। अगर हमारे हाथ पे वो वायरस आया है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया और वो ऑब्जेक्ट पर वायरस था, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस आ सकता है। किसके थ्रू आ सकता है? माउथ की वजह से, नोज की वजह से, या फिर आई की वजह से आ सकता है। ठीक है ना। तो ये बात थी ट्रांसमिशन ऑफ वायरस की। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, मतलब इस बीमारी को किस तरीके से पहचाना जाएगा। ठीक है ना। इसकी एक टेक्निक है, इसको पहचाना जाता है पीसीआर की वजह से। किसकी वजह से? पीसीआर की वजह से, पॉलीमर चेन रिएक्शन जिसको कहा जाता है। तो इसको ये टेक्निक की वजह से हम पहचानते हैं कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं है। ठीक है ना। तो पीसीआर की वजह से हम पहचानते हैं। ओके। उसके बाद दिया है ट्रीटमेंट। जैसा आपको अभी आप न्यूज़ पे सुन रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिल पाया इसको, और दूसरी बात इसकी वैक्सीन भी नहीं अभी तक हम बना पाए। ठीक है ना। क्योंकि इसके यहाँ पर लिखा हुआ है नो ट्रीटमेंट एंड नो वैक्सीन। इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसका आप देख सकते कोई वैक्सीन भी नहीं है। ठीक है ना। वैक्सीनेशन भी नहीं करवा सकते क्योंकि इसका वैक्सीन भी नहीं है इसको क्योर करने के लिए। ठीक है ना। इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी को से बचना है तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दिया है आगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इससे बचने का तरीका क्या है? ठीक है ना। इससे बचा कैसे जा सकता है? जैसा हमारी बॉडी के अंदर जितना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होगा, तो उस वायरस से हम लड़ सकते हैं और वो वायरस से ही हम बच सकते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम यहाँ पर कहा गया बॉडी फ्लूइड इंक्रीज, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर बॉडी फ्लूइड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम उसको कहा जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। जितनी हमारे अंदर क्षमता होती है, पावर होती है, ताकत होती है, अगर हम उसको डिफेंस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो ये वायरस कुछ दिनों के बाद, जब तक इसकी लाइफ स्पेन होती है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, अगर हमारे अंदर इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो। ठीक है ना। ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर जो ताकत होती है, पावर होती है, वो कम होती है। ज़्यादातर इसी वजह से बच्चों पर और बूढ़ों पर ये बीमारी जो होती है, उन्हीं की जो होती है ज़्यादातर डेथ हो रही है। ठीक है ना।
उसके बाद बात करते हैं लाइफ सपोर्ट। देखो लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब एक्चुअली यहाँ पर बताया है लाइफ सपोर्ट, यहाँ पर लाइफ सपोर्ट में लिखा हुआ है इंट्रावेनस फ्लूइड और वेंटिलेशन के जरिए हम उसकी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो वायरस को तो मार नहीं सकते, वो वायरस की तो लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो बर्दाश्त करता है कुछ दिनों तक, क्या ये जो है डिसीज़ जो कोरोना वायरस की जो बीमारी उसको भी अगर वो बर्दाश्त कर सकता है तो वो जाहिर सी बात है वायरस की लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब उसकी बॉडी के अंदर वेन्स के थ्रू जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है तो वहाँ पर हम क्या डालते हैं, फ्लूइड डालते हैं, ठीक है ना। मतलब उस पेशेंट को बचाया जाता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ाया जाए, उसकी बॉडी की जो क्षमता है, जो ताकत है वो बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से वो वायरस से लड़ पाए, ठीक है ना। तो इंट्रावेनस फ्लूइड उसकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, एक ये जरिया हो सकता है। दूसरा होता है वेंटिलेशन का, या वेंटिलेटर होते हैं, आप देखते होंगे क्या जनरली जो पेशेंट होते हैं उसके माउथ के अंदर क्या करते हैं, या जो होता है एयर नली डालते हैं, जिसकी वजह से उसके लंग्स में एयर जाती है वेंटिलेटर के थ्रू, ठीक है ना। तो ये भी एक सपोर्ट कर लाइफ को सपोर्ट करने का एक तरीका है। एक्चुअली जब तक हम उसको सपोर्ट करें क्या वो वायरस की लाइफ स्पेन खत्म हो जाए तो पेशेंट क्या हो जाए, इससे बच जाए, ठीक है ना। फिर बाद में बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है आइसोलेशन और क्रिटिकल केयर। अगर वो पेशेंट है कोरोना वायरस का तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, मतलब सबसे अलग रखा जाता है, नहीं तो इसी बीमारी जो है आसपास के लोगों को ही फैल सकती है, ठीक है ना। तो इसको आइसोलेशन किया जाता है, उस पेशेंट को अलग रखा जाता है। उसके बाद किया है क्रिटिकल केयर और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखो, ये जो है हम कुछ जो है डॉक्टर लोग इसका अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है बच जाए और वो ट्रीटमेंट जो हो उसका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। मतलब इसका ट्रीटमेंट तो है ही नहीं भाई एक्चुअली, मगर ये जो है इतना अगर इसको दिया जाए तो उसकी लाइफ जो है बच सकती है, ठीक है ना। तो ये बात थी 3 चीज़ों की, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हाउ डज इट किल्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर लिखा है क्या फिर भी लोगों की मौत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, क्या रीज़न है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या किस तरीके से जो है लोगों की डेथ होती है, ठीक है ना। तो अगर कोरोना वायरस अगर किसी के अंदर अगर ये जाता है, किसी के अंदर एक्चुअली इंटर करता है कोरोना वायरस, तो उसको हो सकता है निमोनिया, ठीक है ना। 2 बीमारी हो सकती है, हो सकता है उसको निमोनिया हो जाए, हो सकता है उसको क्या हो जाए ARDS, ठीक है ना। अब निमोनिया होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट जो होता है बच जाता है, मगर अगर ARDS हो गया, ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये जो अगर ARDS हो जाता है किसी पेशेंट को तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है बहुत ही डेंजर होता है पेशेंट के लिए। अगर निमोनिया हुआ तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं, मगर ARDS अगर हो जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर ये होता है तो हम पेशेंट को मतलब बचाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी जैसा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है तो ऐसा बहुत सारे केसेस में डेथ हो जाती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर जो है डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया है कि एक्चुअली कैसी होती है ये बीमारी, थोड़ा सा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ज़्यादातर जो होती है एक्चुअली अभी आपको थोड़ा सा मैंने बताया कि ये किसके थ्रू आता है वायरस, ये आता है माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू या फिर आई के थ्रू। ज़्यादातर इसी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है ये वायरस, ठीक है ना। तो ये वायरस अगर फॉर एग्जांपल अगर नोज के थ्रू आए या आँख के थ्रू आए या फिर आपको माउथ के थ्रू आए, ये तीनों के थ्रू आ सकता है। और ये आने के बाद अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखो नोज के थ्रू जाएगा तो कैसा जाएगा, देखो माउथ के थ्रू कहाँ कैसा जाएगा, तो देखो नोज के थ्रू जाता है कहाँ पर, फेरेंक्स लैरिंक्स से होता हुआ यहाँ पर अंदर जा सकता है, या अपने माउथ के थ्रू कहाँ जा सकता है, ये फेरेंक्स लैरिंक्स से होता हुआ कहाँ पर जा सकता है, ट्रैकिया में, ठीक है ना। और ट्रैकिया में जाने के बाद फिर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं 2 ब्रांचेस, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, ये 2 ब्रांचेस है, इसको कहा जाता है
ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई के थ्रू होता हुआ 2 लंग्स के अंदर इंटर कर सकता है ये वायरस, ठीक है ना। मतलब किसके थ्रू गया है, एक तो 3 जरिए हो सकते हैं, मतलब एक तो आग के जरिए जा सकता है, दूसरा नोज के जरिए जा सकता है, तीसरा माउथ के जरिए जा सकता है ये वायरस, ठीक है ना। और जैसे ही ये अगर इसके थ्रू गया, अगर नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू गया तो कहाँ से होता हुआ जाएगा, फेरेंक्स से, लैरिंक्स से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, अंदर ट्रैकिया में जाएगा, जिसको विंड पाइप कहा जाता है, जिससे हम एयर लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये कहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है जिसको कहा जाता है ब्रोंकाई, ठीक है ना। ब्रोंकाई से होता हुआ कहाँ पर जाता है, 2 लंग्स के अंदर, ठीक है ना। और ये लंग्स के अंदर छोटे छोटे ब्रांचेस जो दिखाई दे रहे हैं उसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये छोटे छोटे ब्रांचेस है, ये 2 बड़ी ब्रांचेस को कहा गया ब्रोंकाई। और ये जो बड़ी ब्रांच, ये छोटी छोटी ब्रांच दिखाई दे रही है जो लंग्स के अंदर है उसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, ओके। फिर ब्रोंक्यूल्स से होता हुआ ये कहाँ जा सकता है, देखो आप देख सकते हो अल्वियोलाई, ठीक है ना, अल्वियोलाई, ठीक है। तो अल्वियोलाई की हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, यहाँ पर डायग्राम बताया है कि अल्वियोलाई की कंडीशन कैसी दिखाई देती है। अल्वियोलाई की यही है डायग्राम, यहाँ से एक जो लास्ट में जो फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है लंग्स का, उसको कहा जाता है क्या, अल्वियोलाई कहा जाता है, ठीक है ना। ये अल्वियोलाई, एक अल्वियोलाई को यहाँ पर देख रहा है, उसी अल्वियोलाई की डायग्राम हमने यहाँ पर निकाली है, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसको और भी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, क्या आप समझ जाओ कि एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर होता क्या, ठीक है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि ये वायरस किस तरीके से जा रहा है माउथ के थ्रू, और आप देख सकते हो नोज के थ्रू, फेरिंक्स, लैरिंक्स से होता हुआ ट्रैकिया के अंदर, फिर ब्रोंकाई से होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और लास्ट में फाइनली लंग्स में छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं जो पार्ट, उसको कहा जाता है अल्वियोलाई, ठीक है ना। अल्वियोलाई के अंदर यहाँ पर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अल्वियोलाई के डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो जिस वक्त हम एयर लेते हैं, एयर बॉडी के अंदर आती है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लंग्स तक इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। ये उसका जरिया है, ये बताया हुआ है क्या एक्चुअली किस तरीके से लंग्स में एयर जाती है, और वही फिर वापस आती है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बॉडी से बाहर, ठीक है ना। हम लेते हैं ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, जनरली ऐसा आपको पता होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज, ये अल्वियोलाई है, तो यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है बॉडी को, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आ रहा है, बाहर से अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, और बॉडी से मतलब लंग्स क्या रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। मतलब ये छोटा सा हम डायग्राम जो अल्वियोलाई की देख रहे हैं उसमें हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये अल्वियोलर वॉल है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है एयर की बात, जो हम जो सांस ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं, यहाँ पर आएगा अल्वियोलाई में, जो छोटे छोटे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, छोटे छोटे ये जो दिखाई दे रहे हैं अल्वियोलाई, यहाँ तक एयर आती है, ठीक है। अब वही अल्वियोलाई को यहाँ पर हमने देखा है, तो ये अल्वियोलाई क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है ना। उसके नीचे मेन बात यहीं पर होती है, इसी को समझ लेते हैं, मेन बात यहीं पर दिखाई देती है, यहीं पर जो है इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। तो उसी से देखो ये जो अल्वियोलाई वॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पर लगी हुई है क्या, कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ब्लड, ठीक है ना। तो ये जो कैपिलरी है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसीज कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बॉडी ये अल्वियोलाई से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पहले कैपिलरी से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कहाँ पर जाता है, अल्वियोलाई जो दिखाई दे रहा है सैक, उसके अंदर जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो है वहां से लिया जा रहा है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आएगा तो ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, ये जो दिखाई दे रही है कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन आप देख सकते हो ये पूरी बॉडी को दिया जाता है, मतलब ये जो लिया जाता है ऑक्सीजन, ये जाता है हार्ट में, ठीक है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल के अंदर क्या आया है, ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन आता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। अब ये वायरस क्या करता है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 2 सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया है इन्फ्लामेशन और प्लूरल
आप देख सकते हो दो दो दिखाई दे रहा है। एक तो इन्फ्लामेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इस ट्रैक में यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जख्म हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ट्रैक में। क्योंकि ये जो है ट्रैक क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्वियोलर वॉल है यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है, किसके अंदर, ये जो ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वही रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का भी काम यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो मगर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एक्चुअली इन्फ्लामेशन, मतलब जख्म हो चुकी है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जाने को, निकलने को और ऑक्सीजन अंदर आने को डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना। अब गैसेस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन जो है यहाँ पर दिया है, ये प्लूरल इफ्यूजन किसको कहा जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड भर जाता है, क्या हो जाता है, लिक्विड भर जाता है पूरा का पूरा। अब क्या हो सकता है, देखो कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन अंदर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकते, ना यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली वेंटिलेटर पाइप जो होता है, जो वेंटिलेटर पाइप हम लगाते हैं, आप देख सकते हो इसकी बॉडी के अंदर एयर जाने के लिए, मतलब यहाँ पर इस तरीके से वेंटिलेटर पाइप जब लगाओगे हम तो यहाँ पर एयर आएगी, यहाँ पर, क्योंकि वेंटिलेटर जो काम करता है वो क्या काम करता है, आप देख सकते हो, क्या हमारी बॉडी के अंदर एयर को पंप करने का काम करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकालने का काम, मतलब वो क्या करता है, पुश करता है, पंप पुश करता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर है वो एयर आ सके, उसके जरिए हमको क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है ना, हम सांस ले सके, ठीक है। मगर कंडीशन क्या हो जाती है कि यहाँ पर दो चीजें अभी हमने देखा है, प्लूरल इफ्यूजन देखा है, यहाँ पर लिक्विड भर जाता है, और दूसरा यहाँ पर दिया है इन्फ्लामेशन यहाँ पर जख्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाता है, ठीक है ना। तो ये पूरे लंग्स में ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। अगर पूरे लंग्स में ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको पता ही है, फिर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं आ सकता है। जब ऑक्सीजन नहीं आता है या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में पेशेंट की क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है ना। निमोनिया में एक्चुअली वो बच सकता है, क्योंकि निमोनिया जो होता है पूरे लंग्स पर इन्फेक्शन नहीं होता है, बल्कि जगह जगह होता है लंग्स पर, इसलिए वो उससे बच सकता है, ठीक है ना। मगर अगर ये हो जाए, आप देख सकते हो, क्या सिंपल याद रखो, ARDS, जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है, कि अगर हो जाए तो इस कंडीशन में पेशेंट का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर इसी की वजह से डेथ होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लास्ट का हमारा जो है वो लास्ट का टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किस तरीके से प्रिवेंशन कैसा करेंगे, कंट्रोल कैसा करेंगे, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरीके से इसको प्रिवेंशन किया जाएगा, इसको एंड कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा और किस तरीके से इसको रोका जाएगा, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। तो जैसे आप ज़्यादातर सुनते हो, क्या जो हाथ है उसको सैनिटाइज़र से धोना चाहिए या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए हाथ के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, हम एक्चुअली अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो हमारे पास जो अवेलेबल होती है, साबुन होती है, सोप होती है, ठीक है ना, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हाथ लगाए हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाए हैं, अगर बाय चांस उस चीज़ पर अगर वायरस था, अगर वो हमारे हाथ पर है, तो हम सबसे पहले हमारे हाथों को वॉश करें, तो सोप से भी वॉश कर सकते हैं, तो सैनिटाइज़र से भी हम हाथ को वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 20-30 सेकंड तक हमारे हाथ को अच्छी तरीके से रब करें। जिस वक्त हम अच्छी तरीके से साबुन से या फिर सैनिटाइज़र से अच्छी तरीके से रब करते हैं, तो वायरस वो क्या हो सकता है, हमारे हाथ से वो रिमूव हो सकता है। अगर वो रिमूव ना हुआ, रिमूव होना है उसको 20 से 30 सेकंड जब हम इस तरीके से करते हैं। अगर
आप फॉर एग्जांपल 5 सेकंड 10 सेकंड हो सकता है आपकी बॉडी पे या फिर आपके हाथ पे वो वायरस रह जाए, ठीक है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि अच्छी तरीके से जो है हमारे हाथ को रब करना चाहिए, ठीक है ना, और सैनिटाइज़र या फिर सोप का इस्तेमाल करके उसको रिमूव करना चाहिए उस वायरस को, ठीक है ना। मतलब वो वायरस अगर हमारे हाथ पर अगर रहा तो, या फिर आप कहीं बाहर गए किसी ऑब्जेक्ट पर हाथ लगाए तो ज़्यादातर आपको घर पे आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें या घर के बाहर ये सारी चीज़ें की जाए कि वो बाहर के बाहर ही वो वायरस जो है रिमूव हो जाए, ठीक है ना, घर के अंदर ना आए। और ऐसी जगह पर वो रिमूव हो जहाँ पर हमारे आसपास जो है वो कोई ना आए, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है वो वायरस दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा सीरियसली ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करते हैं अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ। अगर आप कहीं से बाहर से आते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखो, हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जब तक ये डिसीज़ कम्प्लीटली क्योर नहीं होती है, ये कम्प्लीटली इसका जो है जब तक यहाँ से नहीं जाती है तब तक हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अगर बाहर जाते हैं तो हम बाहर से अगर आए या फिर बाहर रह रहे तो हमारी ना आँख पर हाथ लगाएंगे, ना नोज़ पर, ना माउथ पर, ठीक है ना। अगर बाई चांस अगर हम ऐसी जगह पर खड़े रहे जहाँ पर इन्फेक्टेड जो थे लोग थे, अगर वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर हाथ पे अगर वायरस होता है, अगर हम इस 3 चीज़ों को अगर छूते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस आ सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारी आँख को भी नहीं हाथ लगाना चाहिए, नोज़ को भी नहीं और माउथ को भी नहीं, जब तक हम अच्छी तरीके से हमारे हाथ को क्लीन ना करें और हमारे हाथ को एक्चुअली हम सैनिटाइज़र ना कर सकें तब तक हम आप देख सकते हैं ये करना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक। अगर कोई सिम्टम्स, जिस लोगों को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिस बीमारी जिसको ये दिखाई दे रही है उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग कि ये जो है एक दूसरे के ज़रिए ये बीमारी फैल रही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं स्टे होम व्हेन यू आर सिक। अगर आपको बीमारी है, ठीक है ना, अगर आपको ये बीमारी है तो आपको ज़्यादातर यही होना चाहिए कि आप घर में रहें और घर में सबसे अलग रहें। अगर आप ऐसे होते हैं जिसको ये बीमारी होती है तो आप घर में रहें और घर में सबसे अलग रहें, दूर रहें और आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है उसको पहले आप दिखाएं, ठीक है ना। ये बीमारी अगर होती है तो ये बीमारी के अगर सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके घर वाले से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कवर योर कफ और स्नीज विद द टिश्यू एंड थ्रो द टिश्यू इन द थ्रेश, ठीक है ना। मतलब अगर आपको कहीं खांसी आती है या आपको छींक आती है तो आपके पास अगर टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो जो आपके ड्रॉपलेट्स अगर आपकी जो है माउथ से या नोज से अगर निकलते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह स्प्रेड ना हो, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखो। अब जब वो टिश्यू होता है तो इधर उधर ना फेंके, ठीक है ना। वो टिश्यू को इस जगह पर फेंके जहाँ पर जो है आसपास के लोग ना आए, ठीक है ना, वहाँ पर हमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसी जगह पर अगर टिश्यू को डालते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना है तो वहाँ से लोगों को फिर से सफ़र करना पड़ सकता है इनकी बीमारी से, ठीक है ना। ये आप इस बात का अच्छी तरीके से ख्याल रखो। उसके बाद क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ठीक है ना। आप देख सकते हो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जहाँ पर था, ठीक है ना, तो वो सरफेस को क्लीन करना, जहाँ पर वो जिस एरिया में था उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो एरिया को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो जहाँ पर जिस एरिया पे वो रह रहा है उसके आप देख सकते हो वहाँ पर ये करना ज़रूरी है। नहीं तो ये वायरस जहाँ जहाँ उससे टच किया होगा या फिर जहाँ जहाँ वो एक्चुअली वहाँ पर उसकी बॉडी के ड्रॉपलेट्स से उड़े होंगे तो उसकी वजह से ये वायरस क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। तो इस चीज़ों का अच्छी तरीके से ख्याल रखो आप, अच्छी तरीके से अगर ये चीज़ों पर आप पूरी कॉन्सेंट्रेट करते हैं घर में आने से पहले तो आपको ये वायरस से बच सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।